हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज दीक्षा। आज हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स ही करेंगे रिलेटेड टू द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फिर उसके साथ साथ जनवरी 2022 के करंट अफेयर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आया था दैट वाज द RADPFI आज के अकॉर्डिंग रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं वो देखेंगे। फिर एक IAS कैडरे रूल्स पे आया है, एक नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। तो ये सब देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। 4 टॉपिक्स हमने न्यूज इन शॉर्ट्स के पहले ही कवर कर लिए थे, तो आज जो है वी आर कवरिंग 3 टॉपिक्स जो बचे हुए थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही आपको एक तो फैब की पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में ये जो जनवरी 2022 की प्लेजिट है इसी में आर्ट एंड कल्चर के भी टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जो आज हमारा दैट इज RADPFI। अब देखो इस वर्ड को ना, मैं इस पूरे वर्ड को मैं तोड़ूंगी तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आर से आता है आपका रूरल, मतलब गांव की बात करेंगे। ए से आएगा आपका एरिया, एरिया आ गया, लैंड आएगा। ठीक है, जमीन है जो गांव की उसकी बात होगी। डी डेवलपमेंट, मतलब किसकी डेवलपमेंट होनी है, ऑफ योर रूरल एरिया। फिर पी, तो डेवलपमेंट करनी है तो कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना। फिर एफ फॉर्मुलेशन, तो प्लान बनाना पड़ेगा। एंड आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आपको रूरल एरिया की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए आप प्लान बनाओगे और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करोगे। तो दिस इज योर RADPFI। आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया कि टॉपिक किसके बारे में है। तो जो रूरल एरिया है उसका जो लैंड है, ज़मीन है, उसको किस तरह से हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हाल ही में कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी गई बाय यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। तो उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज करी हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जो यहाँ पे लिखी हैं चीज़ें वो नहीं मैं लिखूंगी यहाँ पे फर्दर, क्योंकि फिर एक ही बात हो जाएगी ना, वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा वो। तो टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो अब RADPFI की गाइडलाइंस जो रिलीज हुई हैं उनका मेन एम क्या है। अब मैंने देखो फुल फॉर्म आपको पूरी समझा दी, तो उसी के इर्द गिर्द हमें घूमना है। तो जो मेन एम है दैट इज कि किस तरह से हम विलेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन करें। अब इश्यूज क्या आते हैं? एक, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। लोग क्या कर रहे हैं? दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयमेंट, in order to get sufficient resources for having better education। तो यही गाइडलाइन रिलीज करी गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कि किस तरह से हम रूरल को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि जो नेसेसिटी है उनकी वो वहीं पे कवर हो जाए। एक ये इशू रहता है। दूसरा, लैंड। अब जो रूरल एरिया होता है, लैंड होता है, ज़मीन होती है, इसमें क्या दिक्कत आती है कि जो बहुत सारे लैंड एरिया होता है ना, कुछ तो होता है ठीक है जिसमें कुछ ना कुछ सो किया होता है, जिसमें कोई ना कोई खेती प्रेवलेंट होती है। एक और एरिया होता है जिसको बोलते हैं बैरन लैंड। अब ये जो बैरन लैंड है ना, ऑल तो ये भी फर्टाइल है, पर दिक्कत कहाँ आती है? ये खाली रहता है बिकॉज इतनी लेबर है नहीं परिवार के पास, और ये खाली पड़ा हुआ है लैंड। ठीक है, तो जो ये गाइडलाइंस रिलीज करी हैं उनका मेन फोकस इस लैंड पे भी है कि किस तरह से हम इसका इफेक्टिव यूज कर सकें। क्योंकि अब देखो फर्टाइल है, तो फर्टाइल है, 1 बीघा जमीन भी है तो उसमें कितनी क्रॉप उग जाए। ठीक है, तो वही बात बोली गई है कि लैंड का एक तरह से इफेक्टिव यूज करना है इन रूरल एरियाज। तो ये इसका दूसरा एम। तीसरा एम, जो आपका तीसरा एम रहेगा वो है ईज ऑफ लिविंग। अब देखो हर कोई चाहता है कि हम शांति से रहें, हर कोई चाहता है हम थोड़े कंफर्ट में रहें। तो वैसे ही रूरल एरिया के भी चाहते हैं, तभी वो माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो ईज ऑफ लिविंग में क्या बोला गया कि इस तरह से प्लान करेंगे कि उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर रिलेटेड टू योर एजुकेशन, वेदर रिलेटेड टू योर अपॉर्चुनिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए? विलेजेस में ही प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि एक तरह से माइग्रेशन जो है वो भी कम हो सके। ठीक है, तो माइग्रेशन को डिक्रीज करने का भी एक मेन पर्पज है। ऑल्सो अब क्या होता है ना, माइग्रेशन होती है जब तो उससे पॉपुलेशन भी इंक्रीज करती है पर्टिकुलर सिटीज की। ठीक है, तो मतलब एक तरह से जो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी कहाँ पे प्रोवाइड करनी है? इन विलेजेस। ओके, तो अगर पॉइंट्स देख लें फटाफट से क्या क्या लिखा है। फर्स्ट है रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये हमने कर लिया। इसकी गाइडलाइंस की एम क्या थी? प्लान्ड स्पेटियल डेवलपमेंट। जब भी ये वर्ड आता है ना स्पेटियल, इसका मतलब होता है स्पेस। स्पेस कहाँ पे होगा? जहाँ एरिया होगा।
आसमान की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ धरती की बात हो रही है। तो स्पेटियल डेवलपमेंट, जो लैंड डेवलपमेंट होगी, एरिया डेवलपमेंट है, ताकि पूरे ओवरऑल विलेज की डेवलपमेंट हो सके। सो दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट। आई जस्ट होप आपको ये क्लियर है। फिर दूसरा आता है अनप्लान्ड स्पेटियल डेवलपमेंट इन ग्राम पंचायत। अब आपने नोटिस करा होगा, जो भी अपना ये विलेज वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत होती है वो प्रोजेक्ट्स तो चला देती हैं छोटे मोटे, पर वो होता है बिना प्लानिंग के, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। और उससे फिर क्या होता है, वो एक तरह से बनाया तो अपॉर्चुनिटी के लिए था, पर वो बन क्या जाता है, सिरदर्द बन जाता है। सो दैट्स वाई नीड ऑफ स्पेटियल प्लानिंग, की एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि हम उस चीज़ को ठीक कर सकें। फिर आता है एक्सटेंडेड अर्बनाइजेशन एरिया, क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना, एग्रीकल्चर में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा चाहिए तो एग्रीकल्चर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कोई मतलब फूड की वैल्यू नहीं समझ रहा, अभी अभी मिल रहा है ना तो अच्छा लग रहा है। जिस टाइम ये टाइम आ जाएगा ना कि जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल ही जीरो पे आने लग जाएगा। और एक एनालिसिस है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, कि 2050 तक क्या होगा, 10 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर एनजीओज आएंगे, हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे, तो अगेन वही टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एमरजेंस ऑफ सेंसस टाउन्स, ये मैंने बता दिया, पॉपुलेशन पे तो इम्पैक्ट आएगा ही, क्योंकि एक जगह पे खाली होती जा रही है, दूसरी जगह बढ़ती जा रही है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। अब देखो, थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की भी ज़रूरत है। गांधी जी ने भी बोला था कि पंचायत को भी पावर दी जाए। फिर 73rd अमेंडमेंट आई थी उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। इनडायरेक्टली कि ग्राम पंचायत को थोड़ी पावर दी जाए इन ऑर्डर टू मेक अ स्पेटियल प्लानिंग, कि किस तरह से जो रूरल एरिया है उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, थोड़ी पावर उनको भी दी जाए। फिर बोला जाता है कि कुछ RADPFI में ही बताया गया है कि जैसे VPS होता है, VPS इज योर विलेज प्लानिंग स्कीम। ठीक है, विलेज प्लानिंग स्कीम जो है, इसको बोला गया है कि इसको कोलैबोरेट करा जाए आपके टाउन प्लानिंग स्कीम्स के साथ। ये आपकी अर्बन में आ गई, और ये विलेज प्लानिंग स्कीम कहाँ पे आ गई, रूरल एरियाज में। तो इनको बोला गया है कि इन दोनों को क्या किया जाए, कोलैबोरेट। ठीक है, विलेज प्लानिंग स्कीम का पॉइंट अच्छा था कि इसको क्या करो, कोलैबोरेट करो विद द टाउन प्लानिंग स्कीम, ताकि आइडियाज बेटर आ सकें। फिर एक और आता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें बोला गया है कि इसको क्या करो, लिंक कर दो विद स्पेटियल लैंड यूज प्लानिंग, इसके साथ कोलैबोरेट कर दो। तो ये भी एक नीड है, जरूरी है ये चीजें, दैट्स व्हाई दे आर एडेड इन द नीड। स्वामित्व, स्वामित्व इज अ डिजिटल टूल। जैसे आपके आबाड़ी एरियाज होते हैं ना, आबाड़ी एरिया होता है लिंकिंग टू द लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो ये स्वामित्व है। ऐसे डिजिटल टूल्स और लाए जाएं क्योंकि इनकी ज़रूरत है। फिर बोला गया है न्यू चेंजेस इन द स्टेट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स करी जाएं स्टेट एक्ट्स के अंदर। फिर री एम्फेसिस ऑन डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस कोड्स एट्सेट्रा। अब देखो बात ही किसकी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की। जब सस्टेनेबिलिटी की बात आ गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, दैट इज योर क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट भी चेंज कर रहा है, तो ये भी हमें इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो डिजास्टर प्रॉन एरियाज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत है। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं A एंड B, इन दोनों को जोड़ दो, दैट इज़ योर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अब आती है आपकी कि न्यू गाइडलाइंस फोकस किस पे रख रही हैं, तो वही है जो एम था। एक तो बोला कि टाइपोलॉजी ऑफ विलेज देखना है हमें। टाइपोलॉजी में क्या आ जाता है, ये आपका इंडिया है अगर, तो इसकी टाइपोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, कोई एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कोई हिली एरियाज हैं, कोई कैसा एरिया है, कोई कैसा एरिया है। तो इसमें क्या फोकस किया गया है कि पॉपुलेशन चेक करो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, हिली एरियाज और डिजास्टर कितना प्रेवलेंट है उस एरिया में, वो सब चेक करो। फिर दूसरा वही विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम, मैंने बताया ना आपको, VPS को कोलैबोरेट करो TPS के साथ, मतलब विलेज प्लानिंग स्कीम को जोड़ दिया जाए टाउन प्लानिंग स्कीम के साथ। तीसरा बोलता लिंकिंग 15th फाइनेंस कमीशन विद स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या बोला गया है कि जो फाइनेंस कमीशन सेंटर वाला है उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ जोड़ दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू विलेज लेवल प्लानिंग। इन शॉर्ट की पंचायत को थोड़ी पावर दी जाए सो दैट बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके, बेटर प्लानिंग हो सके। साथ में बोला गया कि इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन का मैंने आपको बता दिया, GPDP,
ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम वाला पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है कि ठीक है जो रूरल है उसको अर्बन के साथ जोड़ दो, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक तरह से इस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाओ। इसका ए है, अगर ये ए का कोऑर्डिनेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का कोऑर्डिनेशन सी के साथ होना चाहिए, सी का डी के साथ। तो मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार रोड बन जाता है पर फिर बाद में याद आती है कि पाइपलाइन भी लगनी थी नीचे, फिर दोबारा उस रोड को उखाड़ रहे होते हैं, फिर वो पाइप्स चल रही होती हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, रिसोर्सेज का भी लॉस हुआ, पैसे की भी वेस्टेज हुई और टाइम तो हुआ ही वेस्ट, फिर पता नहीं कब बनेगा वो रोड जो बना था बेचारा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, मेन फोकस इज ऑन इंटीग्रेशन। फिर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मैंने आपको पूरा टॉपिक लास्ट वीडियो में समझाया था, विजन आईएएस करंट अफेयर की में ही, तो वो देख लेना एक बार से। तो ई गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ स्वामित्व मैंने बता दिया, ये एक डिजिटल टूल है फॉर अबाड़ी एरियाज। अबाड़ी एरिया मतलब लिंकिंग टू द लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड के साथ लिंकिंग ही बना दो, लिंकेज कर दो थ्रू ऑनलाइन मोड। प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो इन पे भी हमें फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड टॉपिक, आईएएस कैडरे रूल से रिलेटेड था। आपको मैं इसका पहले बेस सा बता देती हूँ ताकि आपको ये समझने में इजी रहे। देखो, 3 पोस्ट की बात होगी यहाँ पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सबने क्या किया, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करा, फिर कहाँ गए ये, सेंटर के पास। सेंटर ने इनको अपॉइंट करे डिफरेंट डिफरेंट कैडरे, मतलब अपनी अपनी स्टेट्स भी मिल सकती हैं इनको, और जो भी इन्होंने प्रेफरेंस दी होगी कैंडिडेट्स ने वो स्टेट्स मिल गई। ठीक है, अब ये कैंडिडेट किसके अंडर चले गए, स्टेट के अंदर। अब ये स्टेट के अंडर क्या कर रहे हैं, अपना काम। अब एक टाइम आएगा ऐसा जब इनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाएगा, बिकॉज सेंटर को भी तो चाहिए ना काम करने के लिए ऑफिसर, उन्होंने तो भेज दिया स्टेट गवर्नमेंट को, बढ़िया, स्टेट की तो बल्ले बल्ले होगी। आपके पास आईएएस, आईपीएस, आईएफएस काम कर रहे हैं, तो अब सेंटर ने बोला कि हमें भी थोड़े से ऑफिसर चाहिए, स्टेट को बोला। फिर स्टेट से बोला कि हमें क्या करो, ये हम लिस्ट भेज रहे हैं आपको, ये ऑफिसर, ऑफिसर 1, ऑफिसर 2, ये ऑफिसर हमें भेज दो। फिर स्टेट क्या करता है, स्टेट भेजता है सेंटर में इन ऑफिसर्स को, पर भेजने से पहले यहाँ पे एक नो ऑब्जेक्शन साइन होती है। ठीक है, अगर स्टेट नो ऑब्जेक्शन कर देता है तो मतलब जो ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, आपके सेंटर में चले जाते हैं काम करने के लिए। पर अब दिक्कत कहाँ पे आई, ये न्यूज़ में क्यों आया, इतना लाइमलाइट में क्यों आया। दिक्कत आई क्योंकि जो स्टेट है वो अपने ऑफिसर्स को सेंटर में या तो नहीं भेज रही थी, बिकॉज अगर स्टेट वाले अपने सेंटर में भेज देंगे वर्क करने के लिए ऑफिसर्स को, तो वहां पे कौन करेगा। ठीक, या तो भेज रही थी पर देरी कर दे रही थी। ठीक है, तो सेंटर ने क्या किया, एक चेंज ले आया रूल में। कौन से रूल में, दैट इज योर रूल नंबर 6 ऑफ आईएएस कैडरे रूल 1954। इन्होंने क्या बोला कि अगर ना आपने इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑफिसर्स को नहीं भेजा तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि आपने भेज दिया और फिर वो ऑफिसर हमारे अंडर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आगे कि पावर का वो आ गया फंक्शन कि आप तो जबरदस्ती कर रहे हो, तो दैट्स वाई स्टेट्स जो थी वो अपोज कर रही थी कि ये रूल्स नहीं चलेंगे। ओके, तो जो आपके आईएएस कैडरे होते हैं, आईएएस कैडरे आते हैं आपके अंडर दिस रूल, और इनको कंट्रोल कौन करता है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और वहीं अगर आईपीएस की बात, आईपीएस के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए रहेगी आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो हुआ क्या, अब लाइमलाइट में इसीलिए आया, नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस नहीं मिल रही थी ऑफिसर्स को, तो सेंटर ने डाल दिया, थोप दिया कि ठीक है तो फिर हम ये मान लेंगे कि आपने भेज दिया है, तो इसीलिए ये लाइमलाइट में था। अब ना पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पूरा इसका जो बेस था वो बता दिया है, अब हम जस्ट देखेंगे क्या लिखा है। तो फर्स्ट आता है, Center has opposed amendments to the IAS Cadre Rule 1954 in order to exercise greater control in central deputation of IAS officials। और ये मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, सिर्फ 40%, 40% ही रहेंगे सेंटर के पास। ठीक है, एट प्रेजेंट अ कैडरे ऑफिसर में विद द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बी डेप्यूटेड फॉर सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अनदर स्टेट गवर्नमेंट। अभी ना मैंने जो आपको कहानी बताई ना, उसको ठीक से जिसने सुना है ना उसको पता चल गई है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अमेंडमेंट क्या थी कि हर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डेपुटेशन करनी पड़ेगी, जो भी ऑफर लिस्ट सेंटर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है वो उनको ऑफिसर भेजने पड़ेंगे टू द सेंटर।
फिर अगर कोई इन केस स्टेट नहीं भेजती है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेगी कि ठीक है, जो ऑफिसर हमने बोले थे इनको, इनकी तरफ से हाँ है। ओके। थर्ड बोलता है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो सर्विसेज होंगी कैडरे ऑफिसर्स की, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो जो स्टेट है उनको अपने डिसीजन अगर उनको थोड़ा लेट बताना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि लटका के रखा सेंटर को। ठीक है। फिर आता है कि स्टेट्स जो है वो अपोज क्यों कर रही है, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेमी फेडरल कंट्री में हम दोनों का काम है, सेंटर का भी है स्टेट का भी है, तो यहाँ तो सेंटर बोल रही है ना सीधी कि हम ही सारा काम कर लेंगे, कि आपने अगर नहीं भेजा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तो हम मान लेंगे कि वो जो ऑफिसर हमने भेजे थे ऑफर लिस्ट में वो हमारे अंडर काम करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट ने बोला कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे स्टेट की पावर, जो स्टेट की पावर है, सेंटर की पावर है, वो थोड़ा डिवाइड है, स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है, तो वो इस तरह से सेंट्रल डेपुटेशन जबरदस्ती नहीं थोप सकते। ठीक है। तो दिस वॉज कंसिडर्ड एज डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, डी एंड फंक्ट। फंक्ट मतलब फंक्शन एंड डी मतलब जो खत्म होगी चीज। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो रूल्स हैं दे हैव बीन ब्रॉट एज सेंटर हैज बीन फेसिंग अ ह्यूज क्राउड। ठीक है। अब सेंटर की भी मजबूरी थी ना, क्यों थी मजबूरी, क्योंकि सेंटर को भी काम करवाना है और उनके पास वैसे ही 40% होने चाहिए और जो 40% है वो भी उनके पास पूरे नहीं है, तो एक तरह से दे आर ऑल्सो फेसिंग लैग। उनके पास भी IAS एंड IPS ऑफिसर नहीं है, तो दैट्स वाई उन्होंने ये रूल लाया। पर हमें थोड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भी फोकस करना पड़ेगा, हम चीज़ें थोप नहीं सकते। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व है ऑफ IAS ऑफिसर हैज गॉन फ्रॉम 309 इन 2011 टू 223 प्रेजेंटली। पहले कितने होते थे, 309 होते थे सेंटर के पास, अब कितने बच गए हैं, 223। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक वॉज इन लाइन लाइट। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक आता है कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज फॉर 3 years बियॉन्ड 2002। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखो। सेटअप कब हुआ, 1993 में। कौन सी एक्ट के तहत हुआ, तो NCSK 1993। पेन चेंज कर देती हूँ। अब देखो 1993 के बाद ना हर 3 साल के बाद इसको क्या कर दिया जाता था, एक्सटेंड। जब ये स्टार्टिंग में बना तो 3 साल के लिए बना, फिर बाद में इसको फिर से 3 साल एक्सटेंड, 3 साल एक्सटेंड। पर एक टाइम आया, दैट इज योर Feb 29, 2004, इसके बाद हो गया ये सीज कि अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है और क्या बन गई आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। तो अब जनवरी 2022 में यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अनाउंस करा था कि जो NCSK है इट विल बी कंटिन्यूड फॉर मोर 3 years। ये बोला 2022 में। ठीक है। फिर से इसको क्या किया गया, 2004 के बाद 2022 में इसकी बात हो रही है, फिर से बोला गया है कि 31 मार्च 2022 के बाद इसको फिर से कितने टाइम पीरियड के लिए रख दिया जाएगा, 3 years। सो 2004 के बाद जाके अब कब बोला, दैट इज इन 2022। तो दैट वाज द बेसिक बैकग्राउंड। अब सफाई कर्मचारी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कौन होता होगा सफाई कर्मचारी, जो किस वर्क में इन्वॉल्व रहता है अबाउट द सैनिटेशन वर्क। ठीक है। सैनिटेशन वर्क पे ही पूरा डिपेंडेंट रहता है वो पर्सन, उसको बोलते हैं सफाई कर्मचारी। फिर ये कमीशन क्यों बनाना पड़ा, फिर आपने एक टर्म भी सुनी होगी, मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो अब क्या हुआ, जितना भी वेलफेयर रिलेटेड वर्क है रिगार्डिंग दी सफाई कर्मचारी, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। कि कोई भी अगर इनके साथ ऐसे ग्रीवेंसेज आते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस पर कौन चेक रखेगा, आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। फिर एक एक्ट है आपकी, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज manual scavengers and their rehabilitation Act 2013। उसके तहत भी क्या बोला गया है कि दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ NCSK नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी कि किस तरह से जो भी टेंडर एडवाइस चाहिए इन अपने सफाई कर्मचारी को, उसको किस तरह से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, चाहे वो सेंटर के अंडर चाहे स्टेट के अंडर, तो वो कौन बताएगा, NCSK। ठीक है। दिसंबर
2021 की बात करें तो उस डाटा के अकॉर्डिंग देयर आर अराउंड 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स। अभी भी इतने मैनुअल स्कैवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो डाटा कब का है? दिसंबर 2021 का। तो न्यूज़ कब थी? जनवरी 2022। स्टिल देयर इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीएसके कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में इनको इंक्लूड नहीं होने देना है, बिकॉज मैनुअल स्कैवेंजिंग कैन नॉट ओनली कॉज द डिजीज बट ऑल्सो द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज एंटरिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस है इसकी एक्सटेंशन ऑफ, ऑब्वियसली इट इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। क्यों है ह्यूज इंपॉर्टेंस का? क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग में कोई अकर कर रहा है तो अगेन से बीमारियां फैल रही हैं तो बंदे मर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन का जो सिग्निफिकेंस है वो तो यहाँ पे पैरामाउंट पे है। ठीक है, और जो सीवर और जितने भी सेप्टिक टैंक्स हैं आपके, उनको क्लीन करना है तो आप यू कैन यूज द मशीनरी, क्योंकि अगर मशीन खराब भी हो जाएगी तो दैट डजंट इम्पैक्ट, बट अगर ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो इट इम्पैक्ट द होल फैमिली। सो हेंस इट इज important. So this was the significance of this particular extension. So इसी टॉपिक के साथ आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो जाता है कंप्लीट ऑफ जनवरी 2022। जो जनवरी 2022 वाला प्लेसिट है उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे। अभी पी एंड जी के हुए, फिर आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, साइंस एंड टेक, सो ऑन। फिर उसके बाद एक फैब 2022 की प्लेजिट भी आती होगी, 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी। फिर उसमें अगेन सेम पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएगा, पहले आर्ट एंड कल्चर, वैसे ही पार्ट्स में चलेगा। पार्ट्स में इसलिए बनाया होता है बिकॉज कई बार ना घंटों में देख के वीडियो को ऐसे लग जाता है कि बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, सो है आधे घंटे की बहुत होती है। ये वाली वीडियो तो आई थिंक 20-30 मिनट की, हाँ 20 मिनट की बनेगी मोस्टली। सो दिस इज इट। आई जस्ट होप वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।